गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 जिसमें हम फ्रेज़ को समझ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फ्रेज़ के बारे में सीखा था कि फ्रेज़ जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि नाउन फ्रेज़ होता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है, एडवर्ब फ्रेज़ होता है, वर्ब फ्रेज़ होता है। ये चार मेन होते हैं। इसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होता है ना, और इन्फिनेटिव फ्रेज़ होता है, पार्टिसिपल फ्रेज़ होता है और जेरेंट फ्रेज़ भी होता है। तो इसमें से हमने क्या किया था, हमने नाउन फ्रेज़ पढ़ लिया था और बाकी के टाइप्स को हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें आज प्रेपोजिशनल फ्रेज़ पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हम एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज़ को समझ पाएंगे। तो आइए प्रेपोजिशनल फ्रेज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन शब्द से ही बना है प्रेपोजिशनल फ्रेज़, PREPOSITIONAL, प्रेपोजिशनल फ्रेज़। फ्रेज़ तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, GOW, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि अगर आप रिलेटेड वर्ड्स को आपस में साथ साथ लिख दें तो वो फ्रेज़ बन जाता है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कब बनेगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जब बनेगा जब वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, ऑन अ टेबल। ऑन अ टेबल में ऑन क्या है, ऑन एक प्रेपोजिशन है। इन द रूम, इन द रूम में इन क्या है, प्रेपोजिशन है। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री में अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये सारे फ्रेज़ हैं। क्यों फ्रेज़ हैं, क्योंकि इनमें तीन वर्ड्स हैं, इनमें तीन वर्ड्स हैं, इनमें तीन वर्ड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो जब एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे आपस में साथ साथ लिखे होंगे तो वहाँ पर फ्रेज़ बनेगा। और अगर वो फ्रेज़ प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगा। ये बात क्लियर है। चलिए आगे दूसरे नंबर की बात क्या है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो होते हैं वो सेंटेंस के अंदर दो तरीके से काम करते हैं। कैसे कि या तो वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे सेंटेंस में, या वो एक एडवर्ब की तरह काम करेंगे सेंटेंस में। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ सेंटेंस के अंदर दो तरीके का काम करते हैं, या तो वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे या फिर वो एक एडवर्ब की तरह काम करेंगे। जब एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो या तो नाउन की विशेषता बताएंगे या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, और जब एडवर्ब की तरह काम करेंगे तो वो वर्ब की विशेषता बताएंगे, है ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या वर्ब की विशेषता बताते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो बोला जाता है कि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, और जब वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो बोला जाता है वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। दूसरी बात क्लियर हुई। पहली बात, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं, प्रेपोजिशन से होते हैं। और दूसरी बात क्या हुई कि वो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है ना। आगे देखें, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो होते हैं वो शब्दों का समूह होते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जिसमें होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में क्या क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, जो कि स्टार्टिंग में ही आ जाती है ना, स्टार्ट होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ हमेशा किससे स्टार्ट होता है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, एक चीज़। दूसरी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ये हमेशा लास्ट में आता है। ठीक, प्रेपोजिशन होगा और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ऑन अ टेबल, ऑन अ टेबल में जो टेबल है बच्चों वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन द रूम में जो रूम है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अंडर अ ट्री में जो ट्री है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक प्रेपोजिशन होगी जो स्टार्टिंग में होगी और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा जो लास्ट में होगा। तीसरी बात क्या होती है, एनी मॉडिफायर। एनी मॉडिफायर जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है।
यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक मॉडिफायर भी हो सकता है इसमें, ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर भी हो सकता है इसमें। मॉडिफायर का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑन अ टेबल में कोई मॉडिफायर नहीं है, लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कैसे? हम ऑन अ टेबल की जगह लगा सकते हैं ऑन अ राउंड टेबल, है ना। अब ये फ्रेज थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, लिख दिया एक मेज पर था, अभी ये हो गया एक गोल मेज पर, यानी कि अब मेज को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड। राउंड वर्ड जो है वो टेबल को मॉडिफाई कर रहा है, टेबल की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पर वो एक मॉडिफायर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो मॉडिफायर भी आ सकता है। इन द रूम की जगह हम लगा सकते हैं इन द क्लीन रूम, यानी कि एक साफ कमरे में। अंडर अ ट्री की जगह लगा सकते हैं अंडर अ बिग ट्री, यानी कि एक बड़े पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर हमने राउंड लगाया, यहाँ पर हमने बिग लगाया, यहाँ पर हमने क्लीन लगाया। ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉडिफायर हैं जिन्हें हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी फ्रेज़ में मौजूद हैं, कैसे कि या तो वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, ठीक, और उसमें प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा और उसमें ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाले कुछ वर्ड्स होंगे, तो वो जो फ्रेज़ बन के तैयार होगा वो फ्रेज़ क्या कहलाएगा? वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझते हैं। देखिए सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प। आपने कहानियों में देखा है, एक लैम्प होती है ब्रास की, और उसको अगर आप रगड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है? एक जीनी बाहर आता है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। तो उसी के ऊपर ये सेंटेंस है, द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प ग्रांटेड 3 विशेज़। ब्रास लैम्प से जो जीनी निकला उसने मेरी 3 विशेज़ जो हैं वो ग्रांट कर ली, यानी कि मान ली। एक सिंपल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करिए। देखिए, द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प, द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प ग्रांटेड। अब ग्रांटेड की अगर हम बात करें तो ग्रांटेड हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। और आप सेंटेंस के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनता है 3 चीज़ों से, सब्जेक्ट से प्लस वर्ब से, और उसके बाद अगर आना होता है तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि इन तीनों की कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बन जाता है। वर्ब आएगी, वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ वर्ब से पहले क्या है? द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद क्या है? 3 विशेज़, तो ये ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, एक वर्ड वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखिए, अब यहाँ देखिए, द जीनी, जीनी तो एक आदमी हो गया, यानी कि ये हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन। अब नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नाउन कैसा है, यानी कि नाउन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि नाउन कहाँ से आया है? ब्रास लैम्प से आया है। तो कुछ भी हमें नाउन के बारे में मिल रहा है ना बताने के लिए। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जीनी की विशेषता बताई जा रही है फ्रॉम द ब्रास लैम्प से। इट मीन्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ चेक करते हैं, क्या ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक प्रेपोजिशन है ना। फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है और फ्रॉम क्या है? फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? लैम्प लास्ट में दिया हुआ है और लैम्प इसका एक ऑब्जेक्ट है। क्या इसमें कोई मॉडिफायर भी है? ब्रास का बना हुआ है लैम्प, ये इसका मॉडिफायर है। तो जो 3 बातें हमने पढ़ी थी, समझी थी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक प्रेपोजिशन होना चाहिए, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक मॉडिफायर होना चाहिए, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्रॉम द ब्रास लैम्प क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या कर रहा है? ये जीनी की विशेषता बता रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, वो आगे की बात है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया फ्रेज का एक छोटा पार्ट। फ्रॉम द ब्रास लैम्प एक फ्रेज है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प, द से लेकर लैम्प तक भी एक पूरा फ्रेज है। फ्रेज के अंदर भी फ्रेज होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक पूरा फ्रेज है। और ये पूरा फ्रेज क्या कर रहा है? सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रहा है?
ये पूरा फ्रेज सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये हमने कल ही पढ़ा था कि जब सेंटेंस में कोई फ्रेज सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो वो कौन सा फ्रेज होता है? वो होता है नाउन। कौन सा फ्रेज होता है? वो होता है नाउन फ्रेज। तो द जीनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प अपने आप में क्या है? एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर एक और फ्रेज है फ्रॉम द ब्रास लैम्प, जो कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और वो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है? याद करोगे तो कठिन लगेगी, समझोगे तो आसान लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द गर्ल ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द गर्ल ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले देखिए, इज सिंगिंग ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब है ना? तो वर्ब मिल गया। अब वर्ब से पहले बताया क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अ सॉन्ग क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। द गर्ल ऑन द रूफ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब द गर्ल ऑन द रूफ में गर्ल क्या है? गर्ल तो नाउन है। अब नाउन के बारे में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो नाउन है वो कहाँ है? ऑन द रूफ है, यानी कि छत पर है। और जब हमें नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से मिलती है। तो देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज है या नहीं। क्या ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है? ऑन से स्टार्ट हो रहा है, और ऑन जो है वो एक प्रेपोजिशन है। क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? रूफ लास्ट में है तो रूफ जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। क्या इसमें कोई मॉडिफायर है? मॉडिफायर इसमें नहीं है। तो मॉडिफायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन मिल गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये बन गया एक क्या? ये बन गया एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये फ्रेज क्या कर रहा है? ये गर्ल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ऑन द रूफ है प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन वर्क किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह कर रहा है वर्क? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए द गर्ल से लेकर रूफ तक की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में ये पूरा क्या है? ये पूरा एक सब्जेक्ट है। और अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो क्या हो जाता है? तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या है? एक नाउन फ्रेज है। तो आप एक फ्रेज के साथ बाकी सारे फ्रेजेस को जोड़ कर सीखते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? एक एक करके सारे फ्रेजेस को अलग अलग नहीं सीखा जा सकता। सारे फ्रेज आपस में जुड़े हुए हैं। आपको एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग टाइप के फ्रेज दिखाई पड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल पढ़िए। राधिका ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। राधिका हमेशा अच्छे तरीके से व्यवहार करती है। अब यहाँ पर जो बिहेव्स है वो क्या है? वो वर्ब है। बिहेव्स जो है वो वर्ब है। अब कौन व्यवहार करती है? राधिका एक ही वर्ड है तो नाउन है। तो यहाँ पर नाउन के बारे में हमें कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ऑलवेज अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड ही है, तो फ्रेज की कोई बात ही नहीं है। अब फ्रेज आता है आगे, इन अ गुड मैनर। ये फ्रेज है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है। मैनर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मैनर भी कैसा है? गुड है, तो वो मॉडिफायर दिया हुआ है। तो प्रेपोजिशन मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, मॉडिफायर मिल गया। इसका मतलब ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या कर रहा है? आपको ये बता रहा है कि राधिका कैसा व्यवहार करती है। राधिका के व्यवहार करने के बारे में बता रहा है। मतलब वो राधिका के बारे में कुछ नहीं बता रहा, वो राधिका व्यवहार कैसा करती है ये बता रहा है। इट मीन्स वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। और जब कोई प्रपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो वो किस तरीके का फ्रेज बन जाता है या कैसा काम करता है? वो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो इस सेंटेंस में ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है बच्चों, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके का एक दूसरा सेंटेंस देखिए। आई वॉज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ पर जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो शाउटिंग है वो वर्ब है, जो आई है वो सब्जेक्ट है, और बोल सकते हैं वो एक प्रोनाउन है। क्या है? वो एक प्रोनाउन है। ठीक है,
तो ये तो सिंगल सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पर तो फ्रेज की कोई बात होनी ही नहीं है। आगे देखते हैं, इन अ लाउड वॉइस, ये एक फ्रेज दिख रहा है ना। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इन से स्टार्ट हो रहा है। वॉइस जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वॉइस कैसी है, लाउड है, तो ये मॉडिफायर है। प्रपोजिशन मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, मॉडिफायर मिल गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये पूरा का पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज मेरे बारे में बता रहा है कुछ। देखो, मैं लाउड वॉइस में मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था, ये मेरे बारे में कुछ नहीं बता रहा। मैं कैसे चिल्ला रहा था ये उसके बारे में बता रहा है। मतलब ये हाउ का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है। तो आप लोग एडवर्ब के बारे में जानते हैं, हाउ का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, है ना, वेयर का आंसर मिले, या हाउ मैनी टाइम्स का आंसर मिले, ठीक, या वाई का आंसर मिले, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ हाउ का आंसर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर की बात की जा रही है कि वो कैसे चिल्ला रहा था, वो बहुत लाउड वॉइस में चिल्ला रहा था। तो यहाँ इस फ्रेज के द्वारा शाउटिंग की विशेषता बताई जा रही है, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन वर्ब किसकी तरह कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमको यही सीखना था। हमने 2 सेंटेंस एडजेक्टिव वाले समझे, 2 सेंटेंस एडवर्ब वाले समझे। समझाने के लिए तो हम और भी बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सेंटेंस होगा वो इसी तरीके का होगा, वहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, या तो वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा, या फिर वो वर्ब की विशेषता बता रहा होगा। और अच्छे से समझने के लिए आपको नए नए सेंटेंसेस को ध्यान से सीखना होगा और पढ़ना होगा। और अगर उन सेंटेंसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछनी होगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको जो भी समझाया गया है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले फेज़ की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। और हाँ, मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में लाइक भी दबाइए अगर आपको पसंद आया हो तो। ओके, बाय बाय।